हेलो दोस्तों, हित स्टडी ग्रुप में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल हमने मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपायों के विषय में चर्चा की थी, जिसके 2 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। आज मौद्रिक नीति का जो रिमेनिंग पोर्शन है, मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण या उपाय, ये तीसरा वीडियो है जिसमें मौद्रिक नीति कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपाय पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी PDF भी देख सकते हैं नोट्स के लिए, और आप चाहे तो दूसरे वीडियोस वहाँ पे डाले हुए हैं जो इसके भाग 1 भाग 2 है, उसको भी आप देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं अपन मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपाय। मौद्रिक नीति सबसे पहले जारी कौन करता है, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो मौद्रिक नीति जारी करता है सेंट्रल बैंक। इंडिया में कौन जारी करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मौद्रिक नीति के 2 तरीके के टूल्स होते हैं, फर्स्ट क्वांटिटेटिव और सेकंड होता है क्वालिटेटिव। आज का टॉपिक है क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये क्वालिटेटिव टूल्स कौन कौन से हैं? नंबर 1, पहला टूल्स है मार्जिन रिक्वायरमेंट। सीमांत आवश्यकता क्या होती है? बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल से समझा रखा है, देखिएगा। जैसे माना कि बाज़ार में मुद्रास्फीति की स्थिति है, मनी इन्फ्लेशन है। मनी इन्फ्लेशन का मतलब बाज़ार में वस्तुओं की कीमतें अधिक है और मुद्रा का मूल्य कम। वस्तुओं की कीमतों का अधिक होना और मुद्रा की कीमत का, मुद्रा के मूल्य का कम होना ही मुद्रास्फीति कहलाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसको मैंने एक एग्जाम्पल से समझा रखा है। जैसे मुझे लोन की ज़रूरत है, तो मैं एक नए बिज़नेस को शुरू करने के लिए बैंक से 1 करोड़ रुपए का लोन लेने के लिए जाता हूँ, और बैंक के पास गिरवी रखने के लिए मेरे पास में 1 करोड़ रुपए के लैंड के पेपर हैं, भूमि के पेपर हैं। गिरवी रखने के लिए जो भी लोन मिलेगा वो कुछ न कुछ जमानत गिरवी के रूप में अपने को रखना पड़ता है। तो मुझे 1 करोड़ का लोन लेना है, उसके लिए मैं बैंक जाता हूँ और विद पेपर लैंड के जो मेरे पास पेपर्स हैं उसकी वैल्यू भी कितनी है? 1 करोड़ रुपए हैं। उसे लेके मैं बैंक गया। फिर देखिए मुद्रास्फीति है, तो रिजर्व बैंक ने क्या कर रखा है, जो सीमांत आवश्यकता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है, उसको कर रखा है 55%, 55% उसने निर्धारित कर रखा है कि इतनी मार्जिन आवश्यकता रखना आवश्यक है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में मेरी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कितनी है? 1 करोड़ रुपए। तो बैंक का रिक्वायरमेंट कितना है, मार्जिन कितना है? 55%। तो 1 करोड़ रुपए का 55% काट लेगा वो, बचा कितना? 45%। 45% मतलब 45 लाख रुपए। तो बैंक मुझे कितना लोन करेगी? सिर्फ 45 लाख रुपए का लोन करेगी। ऐसा क्यों किया? मनी इन्फ्लेशन के कारण। जब भी मनी इन्फ्लेशन होता है तो बैंक क्या करती है, अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देती है। रिजर्व बैंक के थ्रू मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है उसको बढ़ा दिया जाता है। जब मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो मार्केट में पैसा कम जाएगा थ्रू लोन। जैसे ही मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम करेंगे तो क्या होगा? देखिए वापस एक एग्जांपल से बताता हूँ। माना कि 1 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, 1 करोड़ रुपए के भूमि के पेपर्स, कागजात लेके अपन बैंक में लोन लेने गए। वहाँ पे रिक्वायरमेंट थी अपनी मार्जिन रिक्वायरमेंट 20%। अब 20% अपने जो पेपर्स, अपनी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू है 1 करोड़ रुपए, उसका 20% काट लेगा। इसका 20% काटा तो कितना हुआ? 20 लाख रुपए। अब बैंक कितना लोन कर सकता है? 80 लाख रुपए का लोन कर सकता है। अब क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि यदि मार्जिन रिक्वायरमेंट कम है तो लोन अधिक करेगी बैंकें, लेकिन मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो बैंकें लोन कम कर पाएगी। अब ऐसी स्थिति क्यों होती है? कौन सी स्थिति से निपटने के लिए ऐसा करते हैं? तो यहाँ क्लियर देख लीजिए आप कि मार्जिन रिक्वायरमेंट तब बढ़ाई जाती है जब बाज़ार में मुद्रास्फीति होती है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट के द्वारा मुद्रा की मात्रा को कम किया जाता है। ठीक विपरीत, यदि बाज़ार में मंदी की स्थिति है, डिफ्लेशन की कंडीशन है, अपस्फीति की स्थिति है,
तो ऐसी कंडीशन में मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम किया जाता है ताकि लोन अधिक दिए जा सकें, लोन की जो मात्रा है, रुपए की जो मात्रा है वो बाज़ार में अधिक हो जाए और जो असंतुलित हुई अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे संतुलन की ओर आए। तो इस एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि मनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देंगे, इससे मनी का फ्लो है वो कम हो जाएगा। अगला देखिए, सेकंड है उपभोक्ता ऋण विनियमन, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन क्या है उसको समझिए। इसको भी अच्छे एग्जाम्पल से भी देख लेते हैं अपन। माना कि बाज़ार में मनी इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, तो क्या होगा, ऐसे में रिजर्व बैंक बैंकों से लोन लेकर खरीदने वाली वस्तुओं पर दिए जा रहे अग्रिम भुगतान की राशि को बढ़ा देती है। अब थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूज़न लगा होगा, बहुत बड़ा सेंटेंस है। देखिए, जो भी अपन ऐसी वस्तुएं खरीदते हैं जो हम लोन लेके खरीदते हैं, अब और जैसे अपन बाइक लेने गए, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, जैसे बाइक लेने गए और बाइक लेने जाते हैं तो उसका कोई डाउन पेमेंट होता है। तो एक तो डाउन पेमेंट और दूसरा अपन जैसे किश्तों में ले रहे हैं बाइक तो उसकी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। दो कंडीशन है, एक तो डाउन पेमेंट और दूसरा इंस्टॉलमेंट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी इन्फ्लेशन की कंडीशन में डाउन पेमेंट और ईएमआई को कैसे कंट्रोल करता है। अब इसी एग्जाम्पल को ये मैंने सिंपली आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक इसी प्रकार से बैंक से रिलेट करते हैं इसको कि ग्राहक ऐसी वस्तुएं ले रहे हैं जो वो लोन से खरीदते हैं, तो उस समय यदि डाउन पेमेंट को बढ़ा दिया जाए, उनका डाउन पेमेंट पहले 5,000 होता होगा, माना कि 5,000 रुपये हैं, और अब डाउन पेमेंट को बढ़ा के 10,000 रुपये कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि ग्राहक को अधिक पैसे देने पड़ेंगे पहले। दूसरी बात, इंस्टॉलमेंट को कम कर देती है बैंक। अब इंस्टॉलमेंट को कम करेगी तो होगा क्या, जैसे पहले 20,000 का लोन था, 20 इंस्टॉलमेंट थी, तो पर मंथ किस्त कितनी आई, 1,000 रुपये। यदि बैंक इंस्टॉलमेंट को घटा के 10 कर देता है तो ऐसी स्थिति में पर मंथ आपकी किस्त कितनी आएगी, 2,000 रुपये। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो डाउन पेमेंट भी अधिक रखना और दूसरा हो गया इंस्टॉलमेंट को कम कर देना, और इंस्टॉलमेंट के कम करने से ईएमआई जो है वो अधिक आएगी। तो ईएमआई अधिक आने से भी हमारे पास में जो पैसा है वो कम होता जाएगा, मनी का फ्लो है वो कम होगा। तो इस प्रकार से कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन को कंट्रोल करती है। अगला देखिएगा, चयनात्मक ऋण या साख नियंत्रण। इसमें क्या किया जाता है कि जो आरबीआई बैंकों को निर्देश देती है कि कुछ ऐसे विशेष क्षेत्र के व्यवसायी को ऋण न दे जो कि कालाबाजारी करते हैं और वस्तुओं के मूल्य को बढ़ाते हैं। तो ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाइड किया जाता है कि वहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही है। यदि ब्लैक मार्केटिंग में पैसा ज़्यादा जा रहा है, उसके थ्रू यदि जो कमोडिटीज़ गुड्स हैं हमारी, उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनको लोन कम किया जाए। अगला उपाय है नैतिक सलाह। रिजर्व बैंक अपने बैंकों को नैतिक सलाह भी दे सकती है। जैसे रिजर्व बैंक रेपो दर को, मतलब जैसे ही रेपो रेट घटती है तो बैंक भी अपनी रेपो रेट को घटाए, ये एक उसका नैतिक दायित्व है। तो उसको एक एडवाइस भी देती है कि जैसे ही रिजर्व बैंक की रेपो रेट कम होती है तो बैंक भी अपनी रेपो दर को, अपनी ब्याज दर को कम कर दें। अगला है बैंक सरकारी प्रतिभूतियों में ज़्यादा निवेश न करके ज़्यादा पैसा ऋण में दें, ताकि इससे क्या होगा, नया बिजनेस डेवलप होगा, नए उद्योग धंधे, नए व्यवसाय विकसित होंगे। तो 4 उपाय पढ़े अपन ने गुणात्मक उपकरणों के अंदर। पहला पढ़ा अपन ने, फर्स्ट रिवीजन देख लीजिए, सीमांत आवश्यकता। सीमांत आवश्यकता किसका डिफरेंस है, गिरवी रखी हुई जमानत के जो पेपर, कागजात या जो डॉक्यूमेंट है उसका मूल्य या उसकी कीमत और दिए गए लोन का मूल्य, उन दोनों के बीच का डिफरेंस है, उसको कहते हैं मार्जिन आवश्यकता। 1 करोड़
आपकी संपत्ति, तो उस पर लोन किया जाएगा 80 लाख रुपए। इसका मतलब 20% क्या था, मार्जिन था। बैंक हमेशा अपनी प्रॉपर्टी जो रखी जाती है, प्रॉपर्टी के पेपर्स जो दिए जाते हैं, ठीक उतना लोन नहीं करती है, उसके अनुपात में कम मात्रा में लोन देती है। दूसरा, उपभोक्ता ऋण विनियमन, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। बता दिया मैंने कि 2 कंडीशन होती है इसमें। बैंक ऐसी कंडीशन में डाउन पेमेंट को भी बढ़ा दें और इंस्टॉलमेंट कम कर दें। तो इंस्टॉलमेंट कम होने से क्या होगा, ईएमआई की जो आपकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट है, जो ईएमआई है वो आपकी बढ़ जाएगी। तो दोनों तरीके से एक साथ कंट्रोल में आ सकता है जो मनी का फ्लो है। तीसरा पढ़ा अपन ने चयनात्मक साख नियंत्रण, कालाबाजारी को रोकने के लिए ऐसे जो सेक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाइड किया जाए ताकि उन क्षेत्रों को अधिक लोन न मिले। नैतिक सलाह, बैंक जो रिजर्व बैंक है वो बैंकों को सलाह दे सकती हैं कि जैसे ही रेपो दर कम होती है वो अपनी ब्याज दर को घटाएं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट न करके ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट करें, लोन दें ताकि व्यवसाय को बढ़ावा मिल सके। एक अगला टॉपिक है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि मौद्रिक नीति को भारत के संदर्भ में देखा जाए तो कहाँ तक कारगर सिद्ध होती है, उसको देखिएगा कि लिमिटेशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। भारत जैसे विकासशील देश में मौद्रिक नीति की बात करें तो इसका जो इफेक्शन है वो करंट नहीं आता है, तुरंत नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, इसके क्या रीजंस हैं, उसको देखिएगा। फर्स्ट देखिए आप कि लोगों के पास निवेश के ज़्यादा विकल्प नहीं होते हैं और बैंकों के लिए मुद्रा का मुख्य स्रोत आरबीआई न होकर जनता के द्वारा जमा किए गए पैसे होते हैं। समझिएगा इजी गोइंग कि रिजर्व बैंक की तुरंत कंट्रोलिंग क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि बैंक सिर्फ रिजर्व बैंक से लोन लेने का ही काम करते हैं ऐसा तो है नहीं। बैंक क्या काम करते हैं, लोगों से जमाएं स्वीकार करते हैं, उनको लोन देने का काम भी करते हैं। तो रिजर्व बैंक से लोन लेना व्यापारिक बैंकों का, तो इससे होता क्या है, थोड़ा वापस समझा रहा हूँ मैं आपको कि यदि जो कमर्शियल बैंक क्या करेगी कि उनके पास में क्या विकल्प हैं, एक तो रिजर्व बैंक से लोन लेना, दूसरा विकल्प है जनता की जमाएं। तो इंडिया के जितने कमर्शियल्स बैंक हैं उनका सबसे बड़ा स्रोत है वो जनता की जमाएं हैं। तो इस कारण से वो ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है आरबीआई पर, तो आरबीआई तुरंत उनको कंट्रोल नहीं कर पाता। यदि आरबीआई ने लोन दे रखा है तो वो तुरंत कंट्रोल कर लेता, लेकिन जनता की जमाएं हैं तो उसको कंट्रोल करने में टाइम लगता है। दूसरा देखिए कि आज भी अपन रूरल एरिया में देखें तो बहुत सारे लेन देन हैं वो वस्तु विनिमय प्रणाली से संपादित किए जाते हैं, बार्टर सिस्टम है, मॉनेटरी सिस्टम कम है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन, बहुत कम है यहाँ पे। खैर अभी भामाशाह योजना है और प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इनके द्वारा काफ़ी वित्तीय समावेशन का एक अच्छा प्रयास किया गया है और काफ़ी सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम कर रही है। तो मोटे तौर पे राजस्थान की बात करें तो भामाशाह स्कीम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करती है जिसमें मनरेगा है, स्कॉलरशिप है, पेंशन है, ये सारी योजनाओं का फ़ायदा अपने को एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। अगला देखिए राजकोषीय घाटे और बहुत से राजनीतिक प्रभावित योजनाएं, जैसे मनरेगा की बात करते हैं। अब मनरेगा से क्या होगा, जनता के पास सीधा पैसा जा रहा है, उनकी मांग बढ़ेगी तो उत्पादन ज़्यादा नहीं हो पाता है। ऐसी कंडीशन में व्यापारी वर्ग क्या करेंगे, वस्तुओं की कीमतें बढ़ा देंगे। तो ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। तो आरबीआई का सीधा कंट्रोल यहाँ भी नहीं हो पाता है। अगला देखिए मानसून में अनियमितता, अकाल है, सूखा है, बाढ़ है, चक्रवात है, ये विभिन्न जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इनके परिणाम स्वरूप
खाद्यान्न उत्पादन बुरी तरीके से प्रभावित होता है। तो इससे क्या होगा, खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। जब खाद्यान्न की कमी हो जाएगी तो मांग एज इट इज़ बनी हुई है, सप्लाई कम है, तो उन खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ जाएगी, अर्थात खाद्य मुद्रास्फीति इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इन पर भी रिजर्व बैंक का कोई सीधा कंट्रोल नहीं है। लास्ट देखिए, सब्सिडी है, लोगों को जो सब्सिडी मिलती है उससे उनकी डिमांड बढ़ जाती है। ब्लैक मार्केटिंग करके लोगों के पास में पैसा आता है, उससे मनी इन्फ्लेशन हो जाता है। तो ये सारे रीजंस है मनी इन्फ्लेशन के और मुद्रा के प्रवाह के अधिक होने के। तो इन पर आरबीआई का सीधा कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी इतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती है इंडिया जैसे एक डेवलपिंग कंट्री के लिए। तो क्या क्या रीज़न्स है वो क्लियर हो गए होंगे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आज मॉनेटरी पॉलिसी फिनिश हुई है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिस्कल पॉलिसी क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।